हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो हम यहां पर करते हैं विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हम काम कर चुके हैं क्लास 10th के 4 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं और उनको हमने अच्छे से समझा, उनके अभ्यास प्रश्नों को हमने अच्छे से किया। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है, क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जी हाँ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यहाँ पर हम करने वाले हैं। आवर्त में किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया, किस प्रकार से जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे जो तत्व हैं, उनकी खोज होती रही, उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता रहा। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि तत्व क्या होता है। जी हाँ, तत्व नाम आपने सुन रखा होगा, कितने तत्व है वो पाए जाते हैं। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्व शब्द के बारे में। क्या तत्व, यहाँ हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। एक एलिमेंट या एक तत्व क्या होता है, तो ये जानना भी क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक आवश्यक होता है कि एक तत्व होता क्या है आखिरकार। तो हम बात करें तत्व होता क्या है, तो तत्व वह पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था की, पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था जिसका और विभाजन नहीं किया जा सके और वियोजन नहीं किया जा सके। मतलब पदार्थ को इतना हमने शुद्ध कर लिया, इतना उसमें से सब कुछ है वो निकाल लिया, उसमें सब कुछ डाल दिया, इतना उसको शुद्ध कर लिया है कि क्या उसे और वियोजित है या और विभाजित है वो नहीं किया जा सकती। जिसकी भाषा लिख सकते हो, पदार्थ की वह शुद्धतम अवस्था जिसका और विभाजन संभव ना हो। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ली। उसको में से जितनी भी पहले गैसें थी जो प्रकृति में जैसे गैसें वो उपस्थित है, हमने क्या लिया, इतनी गैस यहाँ से ले ली, इतनी दूरी से हमने गैस ली, इसमें से बहुत सी गैसें अवस्थित हैं, इनमें से हमने सभी गैसों को निकाल दिया, शुद्ध कर लिया। हाइड्रोजन को जितना है उसके उतना हमने शुद्ध यहाँ पर कर लिया। लेकिन जब लास्ट में हमें हाइड्रोजन जितनी प्राप्त होती है वो हाइड्रोजन प्राप्त होगा, अब उस हाइड्रोजन को कितना शुद्ध करेंगे, वह सारी की सारी क्या हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से और हमने क्या लिया, सोना लिया, सोने में से जितनी अशुद्धियाँ थी उनको निकाल लिया, प्योर बना लिया 24 कैरेट का सोना। कितने, प्योर 24 कैरेट का बना लिया। अब जो 24 कैरेट का सोना हमें प्राप्त हुआ वह क्या शुद्धतम अवस्था है उसकी, उससे और उसमें से कोई भी उसका क्या नहीं कर सकते, हम वियोजन नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। अब जो जितना बचा है वो सिर्फ क्या है, सोना है। उसमें से जितनी चांदी थी, जितना तांबा था, जितना कुछ भी था, जो भी हमने सब कुछ निकाल दिया। तो हमें जो प्राप्त हुआ वह क्या है, अब वह जब प्राप्त हो चुका वह तत्व है हमारा। तो हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की जो सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त हो जाती है, जिसका और अधिक वियोजन संभव न हो, वह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। वही क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कितने तत्व है। अभी जो वर्तमान समय में तत्वों की संख्या कितनी है, तो तत्वों की संख्या कितनी है, लगभग मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा 118 तत्व इस वक्त हमारी प्रकृति में कह सकते हैं उपस्थित है, मौजूद है। 118 तत्वों की खोज है वो, हाँ हो सकता है और तत्व मौजूद हो लेकिन इनकी खोज नहीं की गई है। तो हम क्या कहेंगे, 118 तत्वों की खोज है वो की जा चुकी है, जिसमें से कितने तत्व हैं, वह है 94 तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, हमारी प्रकृति में प्रकृति से प्राप्त होने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, 94। और जो बचे हुए कुछ तत्व हैं, जो हमारे पास 24 और तत्व हैं और जो आगे हैं, वो कहाँ से आ गए फिर। तो 94 तत्व तो क्या है, प्राकृतिक है पूरी तरह से। और ये बचे हुए 24 तत्व क्या है, ये हमने लैबोरेटरी में तैयार किए हैं, प्रयोगशाला में क्या किया है, तैयार किए हैं। तो प्रयोगशाला में तैयार। तो जो हमारे पास कुल 118 एलिमेंट्स है, तत्व हैं, उनमें से 94 क्या है, प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। और बचे हुए 24 तत्व क्या है, हम कह सकते हैं कि हमें जहाँ प्रयोगशाला में उनके 2 तत्वों को मिला करके या कुछ तत्वों को मिला करके इस प्रकार से उन्हें प्राप्त किया गया है। तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपकी बुक में एक आवर्त सारणी दी गई है, उसमें से ज़्यादा ना उसके तो 30 तत्व आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपकी जो हमने पहले चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपको 30 चैप्टर है वो पूरी तरह से याद है, वो रहने चाहिए। तो अब देख लिया हमने किस प्रकार से तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। तब हम बात कर लेते हैं परमाणु की। तब तत्वों का हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से तत्वों का क्या किया गया है, आवर्त वर्गीकरण किया है, कुछ आधार बनाया गया है। तो तत्वों का वर्गीकरण तो किया गया, उसके लिए कुछ आधार बनाए गए। जैसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि बिना आधार के हम वर्गीकृत कर दें। मनुष्य को अगर कहे कि मनुष्य का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, तो किस आधार पे करेंगे, या तो पुरुष और महिला,
या तीसरे जेंडर के रूप में इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं आप, या उम्र के हिसाब से 0 से लेकर 10 तक की उम्र की कितने हैं, 10 से 20 की कितने हैं, 20 से 50 की कितने हैं, 50 से 100 के कितने हैं, 100 से ऊपर की उम्र की कितने हैं। इसी प्रकार से कुछ उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कुछ तो ऐसे गुण चाहिए जो मिलते हो, क्या हो, सिमिलर हो, ऐसे गुण जो उनमें समान होने चाहिए, उस प्रकार से विभाजन करेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते कि कुछ महिलाओं को एक तरफ एक साथ रखते हैं, उनमें साथ में पुरुष रख रही है, बच्चों को रख रहे हैं, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पुरुष अलग, महिलाएं अलग, बच्चे अलग, वृद्ध अलग, युवा अलग, बच्चे अलग, इस प्रकार से वर्गीकरण करने के बहुत से तरीके हैं, वो हो सकते हैं। तो बहुत से तरीकों में से कुछ तरीके लिए गए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, उनका वर्गीकरण किया गया तत्वों का। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब परमाणु क्या होता है। तो एटम, परमाणु, इसे अंग्रेजी में हम एटम से भी पुकारते हैं। तो एटम होता क्या है, एटम के बारे में यह जान ले कि एटम होता क्या है। तो एटम वह सूक्ष्मतम कह सकते हैं इकाई है, वही बात की सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिलकर के सभी प्रकार के अणु, हम कह सकते हैं हम छोटे छोटे क्या है, एटम से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने। सूक्ष्मतम इकाई है क्या है, एटम है। इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकते। वैसे होती है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आपकी जहाँ पर सिलेबस में यही है कि परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर के और सभी तत्व या सब कुछ सभी प्रकार की चीज़ों का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, एटम से हुआ है। तो हम चलिए देख लेते हैं एटम। तो एटम में क्या होता है, एटम पहले तो आप बात कर लेते हैं परमाणु संख्या, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या। जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बन की, किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन की। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। अब देख लीजिए, इसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान, अब द्रव्यमान संख्या किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या में कहती है कि इसे जो एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या कहता है, जिसमें कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को जब मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, या एटॉमिक मास है उसका कितना है। तो जब न्यूट्रॉन, जो उसके नाभिक में जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, दोनों का योग कर दें तो हमें क्या प्राप्त होती है, द्रव्यमान संख्या वो प्राप्त होती है। एक और बात यहाँ पर जो है ध्यान देने योग्य ये रहेगी आपके कि जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी। तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है हमेशा, किसकी, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। क्या होती है, हमेशा ही समान होती है, किसकी, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ही समान रहने वाली है। जितने नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके बाहरी कक्षकों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ये भी बात क्या है, एकदम अच्छे से याद रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये होने वाली है। अब देख लीजिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुछ जो हमारे वैज्ञानिक थे वो इसी प्रकार से एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया। कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे। तो हम यहाँ पर कुछ तत्व हैं उनका क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, प्रोटॉन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आवर्त सारणी में तत्व आता है, एलिमेंट आता है, वह क्या होता है, वह होता है हाइड्रोजन। जी हाँ, वह क्या होता है, हाइड्रोजन। तो उसी की बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में सबसे पहले हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन। क्या देखने वाले, इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक होता है। प्रोटॉन भी कितना होता है, एक। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या है, हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब मैंने क्या कहा था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ो, जितना योग आएगा वह क्या होगा, आपका परमाणु द्रव्यमान होने वाला है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, एक और जीरो को जोड़ा तो एक इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। तो इसका जो एटॉमिक मास है, यूनिट इसकी जो AMU है, इससे दर्शाते हैं, या सीधा आप यू से भी इसके दर्शा सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम, इससे दर्शाते हैं कि 1 किलोग्राम होता है, या एक AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर CU से दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और की तत्व की हम बात कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कार्बन के बारे में। अभी हमने लिया था कार्बन, पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 6। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 6।
6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब प्रोटॉन, मैंने अभी क्या कहा था, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने आ गए हैं, 6। अब हमें न्यूट्रॉन के पता होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं कार्बन में, 6। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तत्व है जो हमारे जो हाइड्रोजन व कार्बन है, बहुत ही मज़ेदार तत्व हैं, इनके बारे में ही ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं ये दोनों तत्व, बहुत ही मज़ेदार तत्व होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इनमें एटॉमिक मास कितना होगा, 6 दूनी 12 U। इस प्रकार से आप बहुत से तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आपको एक होमवर्क देते हैं यहाँ पे, अन्य के आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास आपको ज्ञात करना है अन्य सोडियम का। ये धातु होती है, अधातु होती है, ये भी आपको बताना है क्या होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया है जैसे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि तत्वों का वर्गीकरण है वो क्यों आवश्यक होता है, तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों है, क्यों इन्हें ऐसे नहीं छोड़ देते कि चलो जैसे पढ़े हैं पढ़े रहने दो, अपने को क्या है, अपने को क्या है। तो तत्वों का वर्गीकरण जैसे हम दैनिक जीवन से समझते हैं, अच्छे से उदाहरण लेकर के अपने दैनिक जीवन से समझते हैं। आप कहाँ जाते हो, एक बड़े से स्टोर में जा रहे हो, बड़ा सा ऑल इन वन स्टोर है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। आप वहाँ पे जाते हो, आपको कुछ पर्टिकुलर सामान लेने जाओगे ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है जो पूरे के पूरे स्टोर में जो भी मिले वो उठा करके ले आओगे, ऐसा नहीं। आप वहाँ से कुछ चुनिंदा सामान जो आपकी आवश्यकता है उन्हीं को लेके आइए, सभी तो नहीं लेके आएंगे। तो जैसे आप वहाँ पे गए तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि आपको बहुत से सामान है वो देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत से सामान है वो देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि कुछ जो निश्चित इलाका होगा वहाँ पे साबुन रखी गई होंगी, कुछ में मसाले, कुछ में अलग अलग, जैसे जो भी सामान है वो अलग अलग रखे होंगे। नहाने की साबुन अलग, कपड़े धोने के लिए साबुन अलग, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग आपको दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। जैसे आपको आवश्यकता पड़ी कि नहाने की साबुन चाहिए तो वहाँ से उठा लो, वहाँ पे भी अलग अलग वैरायटी की सभी अलग अलग रखी हुई होंगी। तो अब आपको अगर एक वैरायटी, जैसे कि आपको क्या लेना है, बर्तन बनाना है, बर्तन किससे बनाओगे, बर्तन किससे बनाओगे, कॉपर से बना लो, लोहे से बना लो, किसी से बना सकते हो ना, सोने से बना लो, चांदी से बना लो, किसी से बना लो। लेकिन इन सभी को क्या करें, एक जैसे एक समान में रखा जाए। अगर पास पास में रखा जाए तो आसान होगा ना, कि बर्तन बनाने है तो या तो सोना ले लो, सोना से नहीं बना सकते, खरीद नहीं सकते, लोहा ले लो, तांबा ले लो, कुछ भी ले लो। इस प्रकार से इनको क्या रखा गया, थोड़ा पास पास में व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, ताकि क्या जब आवश्यकता हो आसानी से इन्हें प्राप्त किया जा सके, आसानी से इन्हें पता चल सके कि कहाँ पर या कौन सा तत्व किस प्रकार से हमें मिलता है, मिल जाए अच्छे से। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको आप लिख लीजिए। तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं ताकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में एकत्रित हो जाए और उस पर अध्ययन करने का काम क्या हो, आसान हो जाकर क्या हो। अगर दूर दूर पड़े होंगे तो क्या करेंगे, उनको अध्ययन है वो भी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि समान गुणों के तत्व हैं, समान, जैसे अभी हमने बात की उदाहरण लेकर के, पास पास में होंगे तो उन्हें अध्ययन करने में, उपयोग करने में क्या हो गया, हमें आसानी रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, अच्छे से आप लिख लीजिए इसको। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की कुछ प्रयास किए गए। उन्हें वर्गीकृत करने के लिए क्या है, कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्रयास किए। सभी का जो वैज्ञानिक आप देख पा रहे हैं, हमें टोबेराइनर है, न्यूलैंड है, मेंडल है, जो हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, क्या किए, उन्होंने वर्गीकरण के बहुत से प्रयास किए। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में, एक बार में ही, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होता गया, प्रयास होते गए और वर्गीकरण धीरे धीरे आसान होता गया। एक और है वैसे तो, उसको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जैसे बुक में आपके दर्शाया गया है कि सबसे पहला प्रयास किया था डोबेराइनर ने। किसने किया था, डोबेराइनर ने सबसे पहले इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। त्रिक, डोबेराइनर त्रिक, त्रिक से मतलब उन्होंने तीन तीन के कुछ समूह वगैरह बनाए थे। उस प्रकार से डोबेराइनर ने इसके जो वर्गीकरण का कोशिश की थी। उसके बाद जब डोबेराइनर चले गए, उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो उन्होंने अपना जो मॉडल है वो दे दिया। उसके बाद आई न्यूलैंड, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड ने कुछ अष्टक वगैरह का नियम दिया। उन्होंने कहा कि 8 वगैरह तत्व होते हैं, 8 के बाद रखिए, वो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। वो अभी हमें देखना है तत्वों के वर्गीकरण के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये सिर्फ एक क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जानकारी थोड़ा थोड़ा आपको प्राप्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको इस लेसन में पढ़ना क्या है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, पूरे लेसन को अच्छे से समझने वाले हैं। मेंडल की आवर्त सारणी, मेंडल ने भी कुछ नियम दिए। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, जो आज के समय में आपके बुक में आवर्त सारणी दी गई है, बड़ी सी जो आप याद करते हैं, वह क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सबसे अच्छा इनमें से कौन सा लगता है, मेंडल ने बहुत अच्छे प्रयास किए थे, बहुत अधिक मेहनत की थी मेंडल ने। मेंडल के प्रयासों की बदौलत हम
कह सकते हैं कि वैसे तो इन सभी के वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण ये आवर्तसारणी की प्राप्ति हुई, लेकिन मेंडल ने इनमें सबसे अधिक मेहनत की। बहुत अधिक मेहनत करने के कारण मेंडल ने जो हमारे सामने जो आज की आवर्तसारणी है वह आई थी। मेरी पर्सनल बात यह है, आपके अपनी दिमाग है, आपकी अपनी सोच होती है अपनी अपनी। तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए वर्गीकरण करने के। तो हम पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत मुश्किल हो रहा था वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि पहले वैज्ञानिक ने जब खोज की थी तो क्या थी, तत्व कुछ कम थे, धीरे धीरे तत्व बढ़ते गए, तो उस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित करना था। तो जैसे ऐसा तो नहीं है पहले दिन ही पूरे की पूरे 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी, नहीं तो जैसे कि डोबेराइनर ने उनके समय 33 तत्वों की खोज थी। इस प्रकार से धीरे धीरे तत्व बढ़ते गए, उनकी खोज है वो बढ़ती गई। तो अब इसको भी हम पूरे पाठ में इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। बस ये 4 ही टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण, इन्हीं के बारे में सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर नहीं पढ़ेंगे कुछ भी, अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो ये अच्छे से क्या करें, तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास से लिख भी सकते हैं, वैसे ये दिए गए आपकी बुक में अच्छे से इसको समझाया गया है। तो आज की क्लास में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, यह भी जानना आवश्यक है आपके लिए। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण का प्रयास है वो किसने किया था, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेवोसिए, उन्होंने किया था। बहुत ही अच्छा प्रयास था उनके, सबसे पहले उन्होंने प्रयास शुरू किया था। उससे पहले क्या था, तत्वों का कोई वर्गीकृत करने का कार्य नहीं किया गया था, सभी ऐसे ही पड़े मतलब ऐसे ही थे बिना किसी सारणी वगैरह के। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का काम है वो फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोसिए ने किया था। लेवोसिए ने बताया कि इस प्रकार से आप तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। लेवोसिए ने तत्वों का वर्गीकरण धातु व अधातु में किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, जैसे कि क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी धातुएं हैं। वैसे उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कुछ धातु हैं। इस प्रकार से उन्होंने इनका वर्गीकरण है वो किया था। उसके बाद देखिए लेवोसिए ने तत्वों का वर्गीकरण धातु व अधातु में किया था। इनके समय में जब इन्होंने वर्गीकरण किया था तो तत्वों की संख्या जिनका ज्ञात थी 30 तत्व उस समय ज्ञात थे। क्या थे, 30 तत्व ज्ञात थे। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे तत्वों की संख्या ज्ञात थे। उस समय क्या थे, सिर्फ 30 तत्व ही ज्ञात थे। और हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि दी गई थी, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान के आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए को कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने आधुनिक रसायन विज्ञान के योगदान, बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो दिए थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं डोबेराइनर। कौन आते हैं, डोबेराइनर जी आते हैं। डोबेराइनर जी हमें क्या कहते हैं, इन्होंने जो खोज है, जिन्होंने अपनी जो रिसर्च थी, अपना जो क्या था प्रयोग था, वो कब है 1817 में प्रकाशित किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में 3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। इन्होंने क्या किया, कुछ तत्व लिए, उनको क्या किया, 3 के समूह में व्यवस्थित कर दिया। मतलब कुछ ही बना पाए, हम कह सकते हैं 3 ही बना पाए। 9 तत्वों को यह वर्गीकृत कर पाए थे, तो हम यह कहेंगे सिर्फ कितने बनाए, उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए। तो इन समूहों को क्या कितने हैं, 3 है सिर्फ। इन्हें क्या कहा, त्रिक कहा गया। इन्हें क्या किया जाता था, त्रिक कहा जाता है। अब इन्हें डोबेराइनर ने जो परमाणुओं को समूह बनाया था, तो उसके लिए कुछ आधार तो होना चाहिए। ऐसे तो नहीं आप उठाओगे परमाणुओं को और उसको रख दोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। तत्वों को कुछ अब रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कुछ आधार होना चाहिए। तो इनका जो आधार था वह क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। इनका आधार क्या था, इनका आधार हमारे पास है परमाणु द्रव्यमान। इनका आधार है परमाणु द्रव्यमान। इनके क्या था, जो वर्गीकरण किया गया था उसका आधार माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या किया था डोबेराइनर जी ने क्या किया। डोबेराइनर के अनुसार तत्व त्रिक के तीनों तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित थे। जो तीनों तत्व थे वह क्या थे, आरोही क्रम में व्यवस्थित थे। आरोही क्रम में क्या थे, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जब उनको क्या किया, आरोही क्रम में रखा। क्या करते हैं, जब आरोही क्रम में रखते हैं तो जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के लगभग औसत होता है। लगभग क्या होता है, औसत होता है। मतलब किस प्रकार से होता है वो जानेंगे हम। पहले देख लीजिए, डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार तीनों तत्वों उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले परमाणु या तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के लगभग औसत होता है। ऊपर व नीचे वाले को लेंगे, उसको क्या करेंगे, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान औसत होता है। इनके समय क्या था, 33 तत्वों की खोज थी। क्या थी, 33 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। अब है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, उसमें सिर्फ 33 तत्वों की खोज थी। कब की बात करें, 1817, ज़्यादा नहीं 200 साल पहले कह सकते हैं बात करें। 200 साल पहले सिर्फ 33 तत्वों की खोज है वो की गई थी। ये भी एक महान उपलब्धि सोच सकते हैं कि 200 साल में हमने बहुत से तत्वों की खोज कर ली है। तो आने वाले समय भी उम्मीद है कि और तत्वों की खोज की जाएगी।
तो अब देखिए इन्होंने अपने त्रिक किस प्रकार से दर्शाया था। यहाँ पे आप एक ये सारणी देख पा रहे हैं, ये क्या उनका त्रिक है। उन्होंने सिर्फ 9 तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो इन्होंने क्या लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। क्या लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, वह पोटेशियम लिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है उसका औसत परमाणु द्रव्यमान किसका होना चाहिए, सोडियम का होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसे देखिए लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है हमारे पास वह लगभग 7 होता है। कितना होता है, लगभग 7 होता है। MU इसकी जो यूनिट होती है वो पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको U से दर्शाते हैं। और उसके साथ में किसका ले लिया, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 39 होता है। उसका क्या औसत निकालना है, औसत निकालेंगे, दोनों को जब जोड़ा तो 46 आया, इसको फिर से आधा किया, औसत निकाला तो 23, 23 दूना 46। तो यहाँ पे देखिए 23। तो जो सोडियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हमें 23 ही होता है, या इसके आसपास 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग कितना होता है, 23 होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इन्हें 3 समूह बना पाए और बाकी वह नहीं बना पाए थे उसी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या हमने देखा कि जो लिथियम है और पोटेशियम का जो औसत निकालने पर हमें सोडियम वो प्राप्त हो जाता है। तो ये थे इसके गुण, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। डोबेराइनर का ट्रिक है 1817 में दिया गया था। इसके इसमें 33 तत्वों की खोज वो की गई थी। तो इसको अच्छे से आप याद कीजिए, अच्छे से लिखिए। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रिकों की। जो डोबेराइनर जी ने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो ट्रिक दिया था, उसके कुछ कमियां भी रही होगी, कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि उनके इसमें 33 तत्व ज्ञात थे। 33 तत्व क्या थे, ज्ञात थे। 33 में से वह सिर्फ 9 तत्वों को व्यवस्थित कर पाए थे। 33 में से अगर 9 को व्यवस्थित करेंगे तो सफल हम कैसे मान लें। आप भी सोच सकते हैं कि 33 में सिर्फ 9 को व्यवस्थित करने पर आप उसे सफल नहीं मान सके। तो इनकी सबसे पहली कमी यही थी कि वह क्या नहीं कर पाए, उस समय ज्ञात सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया जा सका। उस समय ज्ञात सभी तत्वों को क्या नहीं कर सके, त्रिकों में विभाजित वह नहीं कर पाए थे। सभी ग्रुप त्रिकों के नियम की पालना नहीं करते थे। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन ग्रुप, सभी ग्रुप थे वो त्रिकों के नियम की पालना भी नहीं करते थे। जैसे कि हमने नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ग्रुप उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके जो नियम थे उसकी पालना नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में अच्छे से किसको समझा, डोबेराइनर के त्रिक के नियम को हमने आसानी से समझा। नाम शब्द निकलने में कुछ बार परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं, आपसे माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए मैं। तो डोबेराइनर के त्रिक के बारे में इसको आज की क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समय में आ भी गया होगा, समझ चुके होंगे आपके डोबेराइनर के त्रिक के क्या गुण थे, क्या दोष थे, उनका त्रिक इस प्रकार से कि हमने वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं इससे आगे के नियमों के बारे में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा ज़रूर। तो हम मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।